चलिए, वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप। शाम का लाइव सेशन 7 बजे का सेशन स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए ताकि हम क्वेश्चन आगे स्टार्ट कर सकें। हम लोग 130 तक पहुंच गए थे, 130 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। कहीं किसी को दिक्कत आए तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए जुड़ जाइए फटाफट। किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो वो डिस्कस कर सकता है, प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस कर सकता है, ठीक है। और ये सेशन शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा सब लोग बेटा, ठीक है, क्योंकि डेली 7 से 8 आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। जो बच्चे एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरआरबी जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको लगातार सारी क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। अभी इस समय चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। जो बच्चे एसएससी में हैं, जो बच्चे गेट के हैं, दोनों के लिए यूजफुल है सारे टॉपिक्स। लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है शाम का 7 बजे। फटाफट आप जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 130 है। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस while increase or decrease according to the heat supply और रिमूव इन ए रिवर्सिबल मैनर। इसका मतलब हो गया, जब हमने बोला कि रिवर्सिबल मैनर बोला, क्या बोला? रिवर्सिबल। जैसे हमने रिवर्सिबल बोला, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है, वो एंट्रोपी कांस्टेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वो एंट्रोपी की बात कर रहा है। इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी रिवर्सिबल। यानी कि अगर हम दूसरी भाषा में बात करें, एंट्रोपी कांस्टेंट है और ना हीट इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू हीट सप्लाई और रिमूव इन रिवर्सिबल मैनर। जो भी कुछ हो रहा है रिवर्सिबल मैनर में हो रहा है, मतलब आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है। मतलब ये बात हो रही है विदाउट लॉस की। किसकी बात है? विदाउट लॉस। कैसे बात कर रहे हैं? विदाउट लॉस। तो आंसर मेरा क्या होगा? एंट्रोपी। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ। एंट्रोपी किसका फंक्शन है? एंट्रोपी किसका फंक्शन है? एंट्रोपी किसका फंक्शन है बेटा? कमेंट बॉक्स में बताइए, एंट्रोपी फंक्शन किसका है? ये एंट्रोपी क्या है? हमने बोला कि टेम्परेचर का फंक्शन है, सबको पता है। T इज प्रोपोर्शनली T। अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ा है तो मेरा प्रेशर भी तो बढ़ा। उसने फंक्शन पूछा है, ठीक है। अगर ये आंसर नहीं होता तो हमारा आंसर ओनली फॉर टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन उसने बोला है दोनों आंसर नीचे। हमें देखना है बिल्कुल सही आंसर कौन सा है। वो P इंटू टी क्या है? बोथ। एंट्रोपी कांस्टेंट में प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, कोई पॉइंट ऐसा समझ में ना आ रहा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि फॉर आइडियल गैस चेंज एंथैल्पी डी एच। यहां पर ये डी एच उन्होंने बोला है एंथैल्पी है। फॉर द एलिमेंटल चेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी इज बेसिकली क्या है? ये डेल्टा टी है और ये बेसिकली हम बोलते हैं डेल्टा एच। बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, ये डेल्टा टी है और ये डेल्टा एच है, ठीक है। तो बस समझने की फेर है। तो एंथैल्पी हमने क्या पढ़ा था? एंथैल्पी क्या होता है? सीपी डेल्टा टी या सीपीटी। तो किसके बराबर है? सीपी डेल्टा टी के बराबर। तो सीपी का कोई आंसर है? यहाँ पर हमको दिखाई दे, क्या दे रहा है? ए आंसर दिखाई दे रहा है, सीपी डेल्टा टी। बस उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया। ये डेल्टा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये कुछ नहीं है, डेल्टा एच है, ये डेल्टा टी है। बस इन्होंने बड़ा कैपिटल में लिख दिया बस, ताकि बच्चे देख के डर जाए, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए बेटा, इतना नोट करते चलिए सब लोग। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलते चलिए, बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। साथ में ये सेशन शेयर करते चलिएगा ताकि आपको इससे रिलेट बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, टॉपिक से रिलेट मिलेंगी। और क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो इससे बाहर आएंगे ही नहीं, अगर आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस कर ली बेटा तो, ठीक है। नहीं करेंगे कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। 133 कह रहा है था इरिवर्सिबल प्रोसेस द नेट एंट्रोपी चेंज। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब हो गया बेटा, इरिवर्सिबल का मतलब हो गया लॉस। और किसका लॉस हो गया? लॉस
ऑफ हीट, हीट का लॉस हो गया, यानी इरिवर्सिबल का मतलब हो गया, इरिवर्सिबल का मतलब होता है फ्रिक्शन। वो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फ्रिक्शन की बात कर रहा है। तो नेट इसका मतलब जब फ्रिक्शन हो रहा है तो एंट्रोपी, जब फ्रिक्शन हो रहा है तो इसका मतलब जब फ्रिक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी एंट्रोपी भी बढ़ रही है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि बढ़ रही है भाई, इरिवर्सिबल लॉसेस है ना। अगर वो कुछ नहीं कहता तो देखते आगे क्या आंसर क्या, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है 134, बोला है एट द क्रिटिकल पॉइंट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज, क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट, ये बेसिकली पावर प्लांट का क्वेश्चन है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ समझ लेते हैं। अगर मेरा एच एस डायग्राम है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, या टी एस ले लो, बताओ टी एस ले लो, सबसे बढ़िया, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, टी एस ले लो, टी एस। तो टी एस में मैंने कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाया, ठीक है, ये मेरी जो लाइन बनती है वो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा P1 हो गया, ये मेरा P2 हो गया, ऐसे ही मैं बढ़ता चलाऊंगा, इसका मतलब ये मेरा पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। क्या है, क्रिटिक, जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरी जो, ये जो एंथैल्पी देखो बीच में क्या है, ये एच एफ जी है, तो ये घट रहा है, बीच की स्लोप क्या रही, घट रही है, यानी कि जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरी एच एफ जी घट रही है, ठीक है। और एच एफ जी क्रिटिकल पॉइंट पर क्या हो गई, वो जीरो हो गई। मेरी बात क्लियर हुई। अगर मैं यहाँ स्लोप देखूं, ये दोनों स्लोप है, ठीक है, तो स्लोप में एच एफ जी घट रहा है, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ अगर और बनाऊंगा तो और कम, ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल जीरो, यानी कि प्रेशर जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो एच एफ जी जीरो हो रहा है, और एच एफ जी एज ए क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जीरो होता है। इसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ, इसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। मेरी बात क्लियर हुई, इसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 135, 135 पर रिवर्सेबल एडियाबैटिक एंट्रोपी क्या हो रही है, एंट्रोपी किसकी बात कर रहा है, रिवर्सेबल, मैंने रिवर्सेबल एडियाबैटिक। अब जब उसने रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस बोल दिया तो इसका मतलब अंडरस्टूड हो गया कि वो एंट्रोपी कांस्टेंट है। नेट एंट्रोपी चेंज कांस्टेंट है तो क्या होगा, कोई घट नहीं रहा, कोई बढ़ नहीं रहा, ना पॉजिटिव की बात है नेगेटिव, इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी, कांस्टेंट है ना तो जीरो होगी, कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ तक नोट करिए बेटा, नोट करते चलिए बेटा, बराबर नोट करते चलिए, नोट नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी, ठीक है, नोट नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, आएगी आएगी, ऐसी बात है बेटा, क्योंकि पॉइंट जो है दिक्कत करेंगे। तो शेयर जरूर करते रहिएगा बेटा, जिससे आपके जो जूनियर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एसएससी का ही चल रहा है। जो बच्चे एसएससी कर रहे हैं यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन आप ईमानदारी से पढ़ लेना। ये मत सोचना फ्री में मटेरियल मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है तो हम अपना ध्यान ना दें, बिल्कुल जैसे आप ऑफलाइन पढ़ते हैं वैसे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, किसी को दिक्कत आए तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, हम तैयार हैं बताने के लिए। 136 क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द प्रोसेस इन विच द अवेलेबल एनर्जी इज नॉट डिसिपेट नोन एज, मतलब अवेलेबल एनर्जी वो बाहर डिसिपेट नहीं हो रही, निकल नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है वो, इसका मतलब क्या है, जो अवेलेबल है वो बाहर ही नहीं हो रही, इसका मतलब कुछ है ही नहीं हमारे पास, जब होती एनर्जी तो बाहर आती, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आइडियल प्रोसेस, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है, एडियाबैटिक का मतलब बर्डन तो जीरो नहीं है लेकिन मेरी हीट जीरो है, ठीक है, हीट डिसिपेट नहीं हो रही है, मतलब नॉन फ्लो प्रोसेस, हीट डिसिपेट नहीं हो रही है, इसका मतलब नॉन फ्लो प्रोसेस है। मैं कई तरीके से समझा रहा हूं आपको, जैसा समझ में आया वैसा समझ लिया, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आइए पकड़ना कैसे है। इसका मतलब जब कोई चीज बाहर ही जा ही नहीं रही है और मेरे पास हीट है, तो इसका मतलब आइडियली बात करें तो उसमें कुछ कोई प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, वो ऐसे ही डेड पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई, जहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो,
इतना नोट करिए बेटा, पहले तो इतना नोट करिए। 137, 137 का ना एंट्रोपी द यूनिवर्स टाइम। हमेशा एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा क्या जा रही है, कभी मिनिमम नहीं, हमेशा क्या हो रही है, वो मैक्सिमम हो रही है। यूनिवर्स में हम कोई टेम्परेचर लगातार छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जब लगातार टेम्परेचर छोड़ रहे हैं तो उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, कभी घटेगी नहीं, हमेशा मैक्सिमम की तरफ जाएगी एंट्रोपी। ध्यान रखना, यूनिवर्स के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा है एसएससी ने, ये वाला क्वेश्चन एसएससी जेई ने कई बार पूछा है। तो हमेशा कहाँ जाएगी, मैक्सिमम की ओर जाएगी। 138, द एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीज ड्यूरिंग द, क्या मतलब है एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीज। सिस्टम मेरा कैसा आइसोलेट है, आइसोलेट का मतलब है ना तो मास ट्रांसफर हो रहा है और ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और एनर्जी में ना तो हीट ट्रांसफर हो रही है ना तो मेरा वर्क ट्रांसफर हो रहा है, कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एंट्रोपी मेरी बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ उसमें लॉसेस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लॉसेस हो रहे हैं, और लॉसेस हो रहा है तो इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमने कुछ देर पहले पढ़ा डेल्टा क्यू टी इंटू डेल्टा एस, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, यानी डेल्टा एस हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा जीरो से। भाई जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ बढ़ रही है, तो कौन सा आंसर होगा, इररेजुलर। हमें क्वेश्चन का तरीका भी तो पकड़ना है, ऐसा नहीं है कि हवा में हम बात करें, क्वेश्चन का तरीका भी पकड़ना है। इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ तक नोट करिए, नोट करते चलिए लगातार, नोट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बात करते चलिए, कमेंट भी करते चलिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लाइव बैठे तो हैं, क्या लाइव आप देख भी रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं लाइव जोड़ जुड़ जाते हैं लेकिन बात नहीं करते, ठीक है, बस कमेंट करते हैं। तो आप अपना कमेंट भी भेज रही है, हमसे पहले आप आंसर दीजिए ताकि आपको पता लगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की। कह रहा है तो एंट्रोपी ऑफ वाटर 0 डिग्री इज एज्यूम। अगर वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो क्या होगा, इसका मतलब वो आइस में बदलना शुरू हो जाएगा। आइस में बदलना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी, वो घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और घटते घटते कहाँ हो जाएगी, वो जीरो की तरफ जाएगी। घटते घटते क्या जाएगी, जीरो की तरफ, क्योंकि मॉलिक्यूल 0 डिग्री पे क्या हो जाते हैं, ऑल डेड की तरफ जाने लगते हैं, डेड की तरफ जाने लगते हैं, मतलब उनमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचती है। जब काइनेटिक एनर्जी बनी मतलब वेलोसिटी उनकी जीरो हो रही है। ठीक है, तो वो क्या जाएंगे, जीरो की तरफ जाएंगे, तो एंट्रोपी क्या हो गई ऑफ वाटर फॉर 0 डिग्री से। इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एसएससी ने। ठीक है, 140 क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। ठीक है, हमने बोला कि हमारा रैंकाइन साइकिल कुछ इस तरीके से है बेटा, ये मेरा बॉयलर है, या सिंपल इसको साइकिल बना दो, अभी हम जब पावर प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है, तब देख लेंगे। चलो इसका एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं हम। रैंकाइन साइकिल का डायग्राम वही कुछ इस तरीके से है। ये मेरा ह्यूज इंजन है, डब्ल्यू मेरा प्रोड्यूस हो रहा है, T1 Q1, और यहाँ से Q2 हीट बाहर जा रही है, किसमें, एनवायरमेंट में, T2। तो ये मेरी कंडीशन है। तो बोला है मैं, अब हमको उन्होंने बोला है एफिशिएंसी, पूछा क्या है, इंक्रीज डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। मुझे एफिशिएंसी रैंकाइन की बढ़ानी है, क्वेश्चन में कह रहा है मुझे बढ़ानी है, तो मैं क्या करूं। अब मुझे ये उन्होंने ये नहीं कहा, मैंने यहां देखकर पता लगाया कि वो किसकी बात कर रहा है, वो एफिशिएंसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल ऑफ कैसे बढ़ा सकता हूं, तो दो ही तरीके हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। या तो मैं T1 बढ़ा दूं, मतलब सोर्स बढ़ा दूं, और मैं सिंक को, मतलब जो लॉस हो रहा है मैं उसको, लॉस को कम कर दूं। तो मेरे दो ही तरीके हैं, T1 को मैं बढ़ा दूं और दूसरा पॉइंट है मेरा T2 को मैं घटा दूं।
तो इन दोनों कंडीशन में मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके अलावा मेरा पास कोई भी तरीका है नहीं। तो आंसर हो जाएगा इंक्रीज विद डिक्रीज टेम्परेचर हीट लेवल। पहले मैं क्या करूं, बढ़ा दूं और डिक्रीज कर दूं, जो मेरा लॉस हो रहा है लॉस को घटा दूंगा तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी, ऐसे ही इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 140 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 140 का ए आंसर हो जाएगा। अच्छा 141 कह रहे हैं कार्नोट कंसिस्ट अप टू एडियाबेटिक एंड, देखो एडियाबेटिक अगर हम बात करते हैं कार्नोट साइकिल हमने पढ़ा था पीवी डायग्राम कुछ इस तरीके से था बेटा, ये सब आने चाहिए आपको। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब ये हो गया मेरा, हीट इनपुट हो रही है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है, हीट रिलीज हो रही है वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है। जब मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ डब्ल्यू सी का कंप्रेशन, यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट वाला एडियाबेटिक। जब मेरा एक्सपेंशन हो रहा है वो डब्ल्यू ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है तो भी मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। कार्नोट इज अ हाइपोथेटिकल साइकिल। तो इसके पास दो एंट्रोपी मतलब दो एडियाबेटिक हैं और दो ही टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस है। तो आंसर हो जाएगा टू एडियाबेटिक और टू आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। चलिए 142 एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट। एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट क्या होती है 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, T1 को एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका T1 माइनस टी, आंसर हो जाएगा टी, ठीक है। चलो 143 कह रहा है कार्नोट हैज मैक्सिमम मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी कार्नोट की, जब वो रिवर्सेबल, ऐसा लिख लो वर्क ऑन रिवर्सेबल साइकिल, वो रिवर्सेबल साइकिल पे काम करे। अब जो हमने बोला रिवर्सेबल साइकिल काम कर रहा है इसका मतलब हो रहा है उसमें कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, नो लॉस। जो हो रहा है वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो गई 100% हो गई। 100% कब होगी, कब होगी जब आपका रिवर्सेबल, आपका इंजन क्या हो रिवर्सेबल इंजन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, इतना नोट करिए, इतना नोट करके चलिए यहाँ पर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। नोट बराबर करते चलिए जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, और इसके प्रॉपर नोट्स बनाएगा पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे अपने ग्रुप में, ठीक है। नोट्स बराबर बनाते चलिएगा, इसकी आंसर शीट भी बनाते चलिएगा जिससे आपको बाद में दिक्कत ना आए। 144 ये कह रहा है रैंकिन साइकिल एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट 29%, कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी विल बी, रैंकाइन की जो पावर प्लांट की एफिशिएंसी है, अगर रैंकाइन की जो एफिशिएंसी है वो 29% है, और एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट क्या होती है वो 100% होती है, क्योंकि रिवर्स क्या है रिवर्सेबल साइकिल है, ठीक है। इससे ज्यादा एफिशिएंसी तो किसी की है नहीं, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इज मोर देन एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन, आंसर क्या हो जाएगा मोर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ तक, नोट करके चलिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिए, इससे थोड़ा सा टीचर को लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी दिक्कत नहीं आ रही है। किसी चीज पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो बोलो। चलिए नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 रैंकाइन साइकिल इज अ, इसमें कितने प्रोसेस होते हैं। तो बेसिकली बेटा अगर हम बात करें तो अगर मैं इसमें यहाँ से बात करूँ तो एक मेरा बॉयलर हो गया, एक मेरी टरबाइन हो गई, एक मेरा पंप, और एक मेरा, ये इनको यहाँ से जोड़ दो, ये मेरा बॉयलर है, यहाँ से हीट Q1, ये मेरी टरबाइन है WT,
ये मेरा कंडेंसर है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी इसका लेक्चर रह गया है। यहाँ से Q2 ये मेरा पंप है, ठीक है, ये यहाँ से WT हम सप्लाई दे रहे हैं। तो कितने प्रोसेस हो गए, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, जनरली आपने यही पढ़े हुए हैं। लेकिन इनके बीच एक हीट एक्सट्रैक्ट पंप लगा होता है। जब कंडेंसर जब चीज आती है तो यहाँ पर लगता है एक, यहाँ पर मिक्सिंग आती है, हीट हीट प्लस स्टीम की मिक्सिंग आती है। तो वो हीट एक्सट्रैक्ट पंप क्या करता है, स्टीम को बाहर निकाल देता है। और ये स्टीम प्लस वाटर, ये स्टीम, ये इसको हटा दो, हीट तो बात एक ही तो है, यहाँ लिख दो वाटर प्लस स्टीम। तो स्टीम को बाहर निकाल देता है, वाटर छोड़ता है। तो मेरे प्रोसेस जो हो जाएंगे वो चार, बेसिकली जो हम पढ़ते हैं वो चार ही पढ़ते हैं, लेकिन होते पांच है, 1 2 3 4 और एक 5, ये पांचवा हो जाता है। तो मेरा आंसर होगा 5, ठीक है। कितने प्रोसेस हो गए, 5। और जो जनरली पढ़ते हैं वो होते हैं 4। अगर 5 आंसर नहीं होता तो हम 4 लगाते, लेकिन 4 भी है 5 भी है, तो इसका मतलब मेरे पास आंसर जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि 5 प्रोसेस होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। 146, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज इंक्रीज। भाई इसका मतलब वही है कि हम क्या कर रहे हैं, कार्नोट की एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो कार्नोट का साइकिल क्या था, ये इस तरीके से था, अभी हमने बात की। इसको बढ़ा दो, इसको घटा दो, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, इंक्रीज द हाईएस्ट टेम्परेचर, एक तो ये आंसर हो गया, ठीक है। डिक्रीज द लोएस्ट टेम्परेचर, एक तो ये हो गया, मतलब ए बी दोनों सही हो गए, ठीक है। आंसर मेरा हो गया डी, ठीक है। भाई दो ही तरीके हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के, और द कार्नोट कोई भी एफिशिएंसी हो, रैंक एंड गो कार्नोट हो, दो तरीके हैं, या तो T1 बढ़ा दो या T2 घटा दो। दूसरा अगर आंसर ये ना टेम्परेचर फॉर्म ना पूछे तो Q1 बढ़ा दो, Q2 लॉस घटा दो, इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं, ठीक है। और रिवर्सेबल बोला है तो एफिशिएंसी 100% है। मेरी बात क्लियर हुई, इतना नोट करिए पहले बेटा। यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो बात करिए, कमेंट जरूर करते रहिए बेटा, जिससे पता लगता रहे कि आप हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करते रहिए, कमेंट करेंगे तो पता रहता है कि हाँ क्या हो रहा है। अच्छा, नोट हो गया। इसको बताइए, किसी को पता है तो इसको बताइए क्या होगा आंसर इसका। क्या होगा, बोला है स्टर्लिंग साइकिल, 147 बोला है एक स्टर्लिंग साइकिल है। स्टर्लिंग का साइकिल का शॉर्टकट बोल दो तो मैं बोलूंगा STV। स्टर्लिंग साइकिल में क्या होता है, टीवी मतलब टेम्परेचर, और ये होता है वॉल्यूम, यानी कि शॉर्टकट हो गया STV। स्टर्लिंग में STV, जल्दी याद नहीं रहता तो ध्यान रखिएगा। स्टर्लिंग साइकिल में पीवी डायग्राम बना रहे हैं तो दो वॉल्यूम कांस्टेंट होते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1 2 3, इसको ऐसे देखा दो। तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे दोनों, आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हो। ये दोनों वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस हो गए, तो दो टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस है और दो वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। क्या है, दो कांस्टेंट टेम्परेचर, दो वॉल्यूम। 147 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 आइसोथर्मल
टू कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी कभी कांस्टेंट इसको बोल देते हैं नाम से, कभी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोल देते हैं, ठीक है, अगर कभी पूछ ले तो। अच्छा, कितना किसी को दिक्कत? 147, 148। एयर स्टैंडर्ड साइकिल, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जब भी बात होती है एयर स्टैंडर्ड साइकिल की, बोलते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब है कि जो 25 डिग्री सेल्सियस, एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हो रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब वो कर रहा है कि स्टर्लिंग साइकिल बाय कंपेयर टू द कॉर्नर साइकिल, स्टैंडर्ड एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ स्टर्लिंग किसके साथ कंपेयर कर रहा है? कॉर्नर साइकिल के। तब क्या होगा? एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग एज कंपेयर टू कॉर्नर। स्टर्लिंग साइकिल मैं यहां लिख देता हूं, स्टर्लिंग साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल इक्वल्स टू कॉर्नर साइकिल। ये दोनों कैसे हैं? रिवर्सेबल। और रिवर्सेबल में एफिशिएंसी क्या होती है? दोनों की 100% है, ठीक है, यानी कि दोनों क्या होगी? सेम ही तो होगी, ठीक है। 149, द फैक्टर ऑफ एन कांस्टेंट इंक्रीज इन द टेम्परेचर सोर्स, द एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नर बढ़ा। तो वही क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लान में क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास साइकिल था, इस तरीके से साइकिल था, हीट इंजन डब्ल्यू, Q1, T1, Q2 और T2। तो बोला है कि मैं फैक्टर जो है इंक्रीज टेम्परेचर सोर्स, मैंने इसका सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया। एक्चुअली कार्नोट इंजन क्या होगी? कार्नोट इंजन कैसा है? रिवर्सिबल साइकिल है। क्या होगा अगर मैं एफिशिएंसी बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने टू फैक्टर बताए T1 बढ़ा दो, T2 हटा दो, तो मैं सोर्स बढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ना दी होती तो रिवर्सिबल साइकिल मतलब आंसर क्या हो जाता? सेम। ध्यान रखिएगा, अगर इसने ये ना बोला था कि विद इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, अगर टेम्परेचर सोर्स की बात नहीं करता तो आंसर आपका होता रिमेन सेम। लेकिन रिमेन सेम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं, उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि मैं अपने T1 को मैं बढ़ा रहा हूँ, जब T1 को बढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी भी तो बढ़ेगी, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसका मतलब T1 मेरा बढ़ा दिया तो एफिशिएंसी मेरी बढ़ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, द एक्चुअल प्रैक्टिकल cycle, the Carnot engine cannot be रिलीज बिकॉज, हम प्रैक्टिकली क्यों नहीं यूज कर सकते? उसका कारण है, नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा। उसका कारण है कि हम उसको क्यों यूज नहीं करें। तो पहले तो है हाई, वेरी हाई, वेरी हाई प्रेशर डेवलप इन द सिलेंडर, सबसे ज्यादा सिलेंडर जनरेट होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हाई वॉल्यूम रेशियो इन द सिलेंडर, इसीलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। दो कंडीशन की वजह, हाई प्रेशर बहुत ज्यादा है और उसका कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा हाई है, वॉल्यूम रेशियो बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? तो आंसर आपका हो गया सी। दोनों ही बातें हैं और ये नोट करके लिख लीजिएगा, दिया तो यहाँ पर है लेकिन लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसकी वजह से हम इसको यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, अदर फैक्टर इंक्रीज द एफिशिएंसी, कार्नोट साइकिल बना लो, वही कार्नोट साइकिल बोला है उसने। ठीक है,
कह रहा है इंक्रीज एक साथ है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, मतलब ये मेरा सोर्स है और ये मेरा सिंक है, तो सिंक का टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब मैंने लॉसेस बढ़ा दिए अपने। अब लॉसेस जब बढ़ा दिए, लॉस मेरे इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज एफिशिएंसी। ऐसी बात है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 152, ऑटो साइकिल कंसिस्ट, ऑटो साइकिल क्या होता है, पहले ऑटो साइकिल बना लेते हैं पहले। ऑटो साइकिल कुछ इस तरीके से होता है, ऑटो साइकिल इस तरीके से, वन, थ्री एंड फोर, यहाँ से हीट इनपुट हो रही है, यहाँ से हीट आउट हो रही है, डब्ल्यू सी फॉर द कंप्रेशन, डब्ल्यू सी फॉर एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गए, दो एडियाबैटिक मतलब एंट्रोपिक कांस्टेंट प्रोसेस और दो वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस। मेरी बात क्लियर हुई, दो एडियाबैटिक और दो वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस, तो आंसर हो गया एडियाबैटिक एंड कांस्टेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, चलिए इतना नोट करिए। चलिए 153 पर आ जाते हैं। 153 कह रहा है कार्नोट इंजन इज इरिवर्सिबल ड्यू टू, किसकी वजह से होगा भाई, इरिवर्सिबल का मतलब हो गया लॉसेस शुरू हो गए। अब लॉसेस कई तरीके से हो सकते हैं, पहला पॉइंट है फ्रैक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट, वही सही बात, लॉसेस होंगे, लॉस वर्किंग फ्लूइड लॉस हो रहा है, हाई स्पीड अब भी लॉस हो रहा है, मतलब सारा आंसर, आंसर क्या होंगे सभी, मतलब सॉरी आंसर होगा डी इसका, ठीक है, सारे मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट ऑटो साइकिल जो एफिशिएंसी होती है 1 माइनस ऑटो इजिकल टू 1 अपॉन आर के की पावर गामा माइनस के वर्ग, ठीक है, क्या होती है आर के की पावर गामा माइनस, आर के जो होता है ये होता है कंप्रेशन या एक्सपेंशन रेशियो, या फिर वॉल्यूम रेशियो भी बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल तौर पर, अगर मैं एक कंप्रेशन ग्राफ खींच रहा हूँ 1 से 2 और एक एक्सपेंशन ग्राफ खींच रहा हूँ 1 से 2, तो आर के फॉर द कंप्रेशन की बात, ये मेरा कंप्रेशन का ग्राफ है, मैं अलग अलग बना दे रहा हूँ, और ये मेरा एक्सपेंशन का ग्राफ है, एक्सपेंशन होता है ना से, तो ये होता है आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, V2 डिवाइड बाई V1, और आर के फॉर द कंप्रेशन और आर के फॉर एक्सपेंशन, ये होता है आउटपुट डिवाइड बाई, ये होता है इनपुट डिवाइड बाई आउटपुट। ये बहुत ध्यान रखिएगा बेटा, ये दोनों बातें बहुत ध्यान रखिएगा, आगे हम जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तब यूज होंगे, ठीक है। चलो 155 कह रहा है ऑटो साइकिल इज ए थ्योरेटिकल साइकिल विच ऑन, किस पे रन कर रहा हूँ, ऑटो साइकिल जो है थ्योरेटिकली क्या है, बेसिकली ऑटो साइकिल की बात है तो पेट्रोल इंजन या गैस इंजन, पेट्रोल इंजन है ऑटो साइकिल, स्पार्क इग्निशन इंजन क्या है, ऑटो साइकिल बोलते हैं, ऑटो साइकिल को क्या बोलते हैं, स्पार्क, स्पार्क इंजन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पार्क प्लग यूज करते हैं पेट्रोल में या गैस इंजन में, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलो, किसी का कमेंट नहीं आ रहा, कमेंट जरूर करते रहिए बेटा, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, और चाहे आरआरबी दे रहे हो, चाहे एसएससी दे रहे हो, चाहे एनटीपीसी दे रहे हो, चाहे आप बाप दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ठीक है, ये सब में यूजफुल है। और अभी तो शुरुआत हुई है, और हम ही अब अभी कम से कम हम लगभग 10,000 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। 10,000 का मतलब है दुनिया का कोई भी एग्जाम थर्मल में आपका क्वेश्चन नहीं छूट के जाएगा, जो भी आपका है, ठीक है। चलिए 156, ऑटो साइकिल इज नोन एज, ऑटो साइकिल में क्या होता है,
क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है, क्या होता है? भाई हमने पहले बात भी कर चुके हैं। ये मेरे पास क्या है? वन, थ्री एंड फोर। यहाँ से हीट इन हो रही है, यहाँ से हीट आउट हो रही है। ये W फॉर द कंप्रेशन है, W फॉर द एक्सपेंशन है। तो ये दोनों क्या हो गए? एंट्रोपी कांस्टेंट। दोनों हो गए एंट्रोपी कांस्टेंट। और जहां से हीट इन हो रही है, जहां से हीट आउट, ये दोनों होते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर को ये कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन जैसे हमने बोला आर के, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो क्या था? अगर मैं यहाँ बना दूं, अगर मैं इसी को बना दूं, यहाँ पर एक साइकिल हमने खींचा था ऐसे, तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, और ये बीच की जगह होती है उसको बोलते हैं वीसी, क्लियरेंस वॉल्यूम। इसका मतलब हो गया, ये होता है टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई क्लियरेंस, मतलब खाली जगह, क्लियरेंस वॉल्यूम। यानी कि कंप्रेशन रेशियो क्या हो गया? V1 डिवाइड बाई V। और टोटल वॉल्यूम कितना है? अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, अगर आंसर होता V1 प्लस VC डिवाइड बाई V2। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक VC है, और टोटल ये क्या है? ये पूरा V1। V1 किसके बराबर है? V1 प्लस VC के बराबर है। ये तो मतलब हुआ। तो आंसर क्या सही हो जाएगा मेरा? ई आंसर। ठीक है, इतना नोट करिए, इतना नोट करके चलिए। यहाँ किसी को दिक्कत आ गई तो बोलो बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेस रेशियो फॉर द पेट्रोल इंजन। कंप्रेस रेशियो जो पेट्रोल इंजन होता है वो प्रेशर रेशियो जो होता है, और पेट्रोल का मतलब आरटी जो होता है वो 8 से 15 के बीच होता है। ठीक है, 15 से ज्यादा नहीं होता है बेटा, 8 से 15 होता है। लेकिन यहाँ पर 15 का रेशियो नहीं है, तो यहाँ पे जो लेंगे वो 5 से 8 लेंगे, और कोई रेशियो है नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 से 8 होगा। ये हमें देखना भी है, कभी कभी आंसर 8 से 15 में तो बीच का रेशियो है। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से हमें वैल्यू चेक करनी है। तो अप्रोप्रिएट आंसर हमको देखना है। ठीक है, चलिए 159 पे आ जाते हैं। 159 कह रहा है डीजल साइकिल, पहले तो डीजल साइकिल देख लो बेटा। डीजल साइकिल बनता कैसे, इसका आपको कुछ समझ में आ जाएगा ये वो क्या रहा है। ठीक है, डीजल साइकिल कुछ इस तरीके से बनता है। से हीट इन होगी, और यहाँ से हीट आउट होगी। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? यहाँ से हीट इन होगी, और यहाँ से हीट आउट होगी। ठीक है, तो इसको बोला गया है W फॉर कंप्रेशन, इसको बोला गया है W एक्सपेंशन। यानी कि ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और ये दोनों एंट्रोपी कांस्टेंट हो गए, ये दोनों एंट्रोपी कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब वन प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, वन वॉल्यूम कांस्टेंट है, और टू एडियाबैटिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। ये इसमें प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, जो भी ये प्रोसेस है इसके अंदर चल, तो टू एडियाबैटिक, वन कांस्टेंट प्रेशर, वन एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ये सही होगा 159। ठीक है, इतना नोट करिए बेटा, इतना नोट करके चलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 160 एफिशिएंसी फॉर डीजल साइकिल इंक्रीज। चल अब
ये एक चीज और समझ लो कैसे हम बढ़ाएंगे, उसमें होता है कट ऑफ रेशियो। वो होता क्या है, समझ लो। वन, थ्री एंड फोर, यहाँ से जो फ्यूल सप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर एंडिंग हो जाए, मतलब तीन पर एंड हो जाए, फ्यूल सप्लाई बंद हो जाए, एंडिंग, तो उसे बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। कट हो गया रेशियो। जब कट ऑफ रेशियो, इसको डिनोट करते हैं आर, जब कट ऑफ रेशियो घटाएंगे तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, कट ऑफ रेशियो जब मैं घटाएंगे तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमें इसको पूरा डेरिवेशन चलना है, पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ना लगता है, ऑटो साइकिल। ठीक है, चलिए 161 कह रहा है, फॉर द सेम कपड़ा रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल एज कंपेयर टू द ऑटो साइकिल। अगर मेरा देखिए, अगर ये कंडीशन है, अगर आर के मेरा सेम है, ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल एज कंपेयर टू द ऑटो साइकिल, उस कंडीशन में ऑटो और डीजल की एफिशिएंसी क्या होती है, सेम होती है, सेम एफिशिएंसी। कंडीशन हो जब सेम आर के हो, आर के दोनों के लिए क्या हो, सेम हो। ठीक है, आर के जब दोनों के लिए सेम होंगे तो उस कंडीशन में ऑटो डीजल की एफिशिएंसी सेम होती है। इतना नोट करिए बेटा। हो गया 162। अगर बोले हैं एफिशिएंसी फॉर द डीजल साइकिल अप्रोच टू ऑटो साइकिल, अगर मुझे ऑटो की साइकिल डीजल साइकिल को एफिशिएंसी फॉर द डीजल साइकिल बराबर करनी है ऑफ ऑटो साइकिल के, ठीक है, उस कंडीशन में मुझे आरसी जो कट रेशियो था वो जीरो करना पड़ेगा। आरसी क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, तभी जो है वो डीजल जो है वो लगभग ऑटो के बराबर काम करने लगता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि अगर थ्योरेटिकल है कि अगर आरसी मेरा जीरो हो जाए, तो आरसी जीरो हो जाएगा तो एफिशिएंसी हमने ऊपर बात की, अगर सेम आर के है तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी डीजल और ऑटो की एफिशिएंसी सेम होगी। लेकिन यहाँ पर आर के अगर मैंने जीरो आरसी मेरा कट ऑफ रेशियो जीरो कर दिया, ठीक है, या जीरो के बराबर कर दिया, तो मेरा ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों क्या हो जाते हैं, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। चलो इतना नोट कर, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, कंपेयर रेशियो फॉर डीजल साइकिल। इसकी जो डीजल साइकिल का रेशियो होता है वो 15 से लेके 25 के बीच होता है। ठीक है, तो कहाँ लेंगे, आंसर क्या है, 15 से लेके 20 तक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 164, 164 विद डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो। भाई जैसे अभी बात करिए कट ऑफ रेशियो जब बताएंगे तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर मैं क्या करूं, कट ऑफ रेशियो को डिक्रीज तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, वो बढ़ेगी। इतना नोट करिए। यहाँ तक किसी को डाउट आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा, कि आपको डाउट आ रहा है, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बोलो, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो, नहीं आ रहा है, किसी को कोई पॉइंट ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो बोलो। लाइव सेशन है आपके साथ, हम जुड़े हुए हैं और आपको बेहतर लैंग्वेज और बेहतर एजुकेशन, बेहतर मटेरियल देने की कोशिश कर रहे हैं हम, जिससे आप लोग एक ही बार में अपना एसएससी जेई या गेट जो भी बच्चा दे रहा है वो क्रैक कर सकें। ठीक है, अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं एसएससी जेई की, ठीक 8 बजे, कुछ दिन के बाद, 1 से 2 दिन के बाद हमारी क्लासेस 8 बजे स्टार्ट हो जाएंगी गेट की। सुबह जो चला करेंगे वो चलेंगी एसएससी जेई सिविल की क्लासेस और प्लस गेट की क्लासेस। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है सिनेरियो वो मैकेनिकल का है, और मैकेनिकल के बाद 1-2 दिन के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी गेट प्लस सिविल। चलिए, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलो, चलिए नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, कार्नोट साइकिल हीट। अभी कार्नोट साइकिल का मतलब पहले आपको सारी चीजें आनी चाहिए।
तभी आप डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं बता सकते। हीट मेरी ऐड हो रही थी, हीट मेरी जा रही थी, ये दोनों काम किस पे हो रहे हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पर। ये मेरा एडियाबैटिक है, ये मेरी एडियाबैटिक लाइन है। कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ से एक्सपेंशन हो रहा है, वो एडियाबैटिक मतलब टू एडियाबैटिक से ही, और टू टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस। इसका मतलब है जो हीट ऐड हो रही है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है। वही काम कर पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पीवी डायग्राम ऑफ कॉर्नर। कभी भी देखिएगा पीवी डायग्राम जो होता है, पीवी डायग्राम, ठीक है, कोई भी डायग्राम हो, पीवी डायग्राम, डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू टी। अगर मैं इसको लिखूं, टी क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम क्या था? मीटर क्यूब। तो इससे कट गया, तो न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि जूल, यानी कि वर्डन जो है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, जो एरिया जो होता है, एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू वर्डन। जितना एरिया कवर करेगा उतना वर्डन कहलाएगा, यानी कि आंसर आपका सी क्या कहलाएगा? वर्डन कहलाएगा। याद है? किसी को दिक्कत आ रही तो बोलिए, किसी को कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, किसी को कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो। चलिए आगे चलते हैं। 167 कह रहा है द कार्नोट साइकिल इफ आइसोथर्मल कंपैरिजन of continue it longer than the normal than the adiabatic compared to case steam to arrive their inner dead center at a temperature with the compared to the normal temperature. एक बात पढ़ी थी, हमने कंपेयर कर रहे हैं दोनों का, आइसोथर्मल का और एडियाबैटिक का। इसका मतलब हमने एक बात पढ़ी थी, अगर लो लो आइसोथर्मल प्रोसेस, जब लो आइसोथर्मल प्रोसेस, अब वही दूसरा था एडियाबैटिक इज फास्ट प्रोसेस। ये दो ही बात तो बोली थी थ्योरी में। अगर आपने लेक्चर देखे होंगे तो आप बता सकते हो, नहीं तो नहीं बता सकते, ठीक है। तो आइसोथर्मल लो है और एडियाबैटिक फास्ट है, ठीक है। तो वही कंपेयर कर रहा है, आइसोथर्मल कंपेयर किसके साथ कर रहा है? एडियाबैटिक के साथ। तो इसका मतलब आइसोथर्मल क्या है? लो ही तो होगा। अगर उल्टा करता तो हाई हो जाता, ठीक है। 168 इन कॉर्नर साइकिल algebraic sum of entropy change in the cycle। भाई सबको जोड़ दो तो भी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी? एंट्रोपी रिवर्सेबल है। भाई हाँ, हमको पता लग गया कार्नोट क्या है, एक रिवर्सेबल साइकिल है, रिवर्सेबल साइकिल है। और रिवर्सेबल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है? 100% होती है। यानी कि वो क्या बात कर रहा है? नो लॉस की बात कर रहा है, नो लॉस। और नो लॉस में एंट्रोपी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो क्या हो गया? एंट्रोपी कांस्टेंट, या आंसर कांस्टेंट तो नहीं है, तो आंसर जीरो। तो क्या होगी? जीरो। कुछ हो ही नहीं रहा वहां पे, विदाउट लॉस की बात कर रहे हैं, जीरो तो होगा ही होगा। अगर जीरो बात नहीं करते तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते। यहां तक हो गया सबका कवर। 169 ब्रेटन साइकिल कंसिस्ट। अच्छा, ब्रेटन साइकिल भी देख लीजिए पहले, ये अभी लेक्चर हुए नहीं है, अभी लेक्चर चलने वाले हैं। तो मैं बात करता हूँ पहले पीवी डायग्राम। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये बिल्कुल सीधी लाइन है बेटा, टेढ़ी नहीं है, बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। यहाँ से हीट
इन हो रही है, यहाँ से हीट जा रही है, इसको बोलेंगे हम कंप्रेशन प्रोसेस, इसको बोलेंगे हम एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई। अब जो ये वैल्यू है, ये मेरा है प्रेशर कांस्टेंट, ये भी मेरा है प्रेशर कांस्टेंट, और ये मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट, ये मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया कि दो प्रेशर कांस्टेंट है, दो एंट्रोपी कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर हुई मेरी। दो क्या है, दो एडियाबैटिक है, दो एडियाबैटिक है, दो प्रेशर कांस्टेंट है। तो आंसर क्या हो गया इसका, इसका मतलब आइसेंट्रोपिक एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, यही बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। वो कह रहा है कि ब्रेटन साइकिल कैन नॉट बी यूज रेसिप्रोकेटिंग। हम ब्रेटन साइकिल को कभी रेसिप्रोकेटिंग में यूज नहीं कर सकते सेम एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड वर्क आउटपुट। क्यों नहीं कर सकते? तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम लो प्रेशर एयर कैन नॉट बी efficient हैंडल। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग ब्रेटन साइकिल कैन नॉट बी यूज रेसिप्रोकेटिंग, ब्रेटन साइकिल को कभी रेसिप्रोकेटिंग साइकिल में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेटन साइकिल लो प्रेशर होता है, हाई एयर रेशियो को हैंडल करता है। ठीक है, यानी लार्ज वॉल्यूम को हैंडल करता है, तो ये एफिशिएंट नहीं है किसी रेसिप्रोकेटिंग में यूज करने के लिए। ठीक है, 171। द साइकिल जनरली यूज गैस टरबाइन। जब भी गैस टरबाइन का नाम आए वो आपको दिमाग में घुसना चाहिए, गैस टरबाइन जैसा ही नाम आएगा वो कौन सी साइकिल होती है, ब्रेटन साइकिल। जो गैस टरबाइन है वो क्या है, वो जेट इंजन में यूज होती है, पावर प्लांट में यूज होती है। ठीक है, जब भी गैस टरबाइन का नाम आए तो आपको ये ध्यान रखिए, और दोनों किस पे काम करती है, सबका मतलब है रैंकाइन साइकिल पे काम करती है, रैंकाइन साइकिल पे काम करती है। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई। चलो, 170 हो गया। 172, 172 का मतलब, अगर 172 की बात करें, इलेक्शन साइकिल का डायग्राम बना लीजिए। अगर डायग्राम के आपको समझ में नहीं आएंगे कुछ भी, तो टीवी डायग्राम, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट लाइन है, ये टेम्परेचर ये कर्व है, ये मेरा कांस्टेंट प्रेशर है, ये मेरा कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ से हीट इन हो रही है, यहीं से हीट जा रही है। ये मेरा कंप्रेशन प्रोसेस है, ये मेरा एक्सपेंशन प्रोसेस। का मतलब हो गया दो प्रेशर कांस्टेंट, दो टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आंसर मेरा, आइसोथर्मल एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। आंसर हो गया बी। ठीक है, इतना किसी को दिक्कत तो बोलो, यहाँ तक नोट करो। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो। चलो, 173, 173 कह रहा था इरेक्शन साइकिल एंड कंप्यूटर कार्नोट साइकिल। देख लो, जब भी बात करें इरेक्शन साइकिल या कार्नोट साइकिल या फिर स्टर्लिंग साइकिल, सबकी एफिशिएंसी क्या होती है, 100%। 100% यानी सब क्या है, रिवर्सिबल साइकिल, यानी कि सबकी एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी, किसी की ज्यादा कम नहीं होगी, क्योंकि रिवर्सिबल साइकिल। इलेक्शन साइकिल इसे कौन सा साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आंख बंद करके लगा दो। ठीक है, इतना नोट करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए किसी को यहाँ तक दिक्कत तो नहीं आ रही है। हम लाइव सेशन में आपके साथ, आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बोलते रहिएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, कोई ऐसी चीज जो आपको पकड़ में नहीं आ रही हो, आप हमसे बोलते रहिए, हम आपको सारी चीजें बताते रहें। ठीक है, डाउट मत रखिएगा। लेकिन आप, क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ द जूल साइकिल कंपेयर टू द कार्नोट साइकिल। यानी कि जूल साइकिल का मतलब होता है ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा, और ये कार्नोट साइकिल इसकी एफिशिएंसी 100% है, यानी कि ब्रेटन साइकिल इज लेस देन ऑफ कार्नोट साइकिल। इसका मतलब क्या होगा, ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी किस
कंपेयर करते हैं कार्नोट से, भाई ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी क्या होगी, वैसी तो होगी, ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगी उससे। मेरी बात क्लियर हुई? ज्यादा नहीं होगी, कम ही होगी हमेशा। ठीक है। 176, रिवर्स जूल साइकिल। रिवर्स जूल साइकिल, जैसे रिवर्स जूल साइकिल आए मतलब बेल कॉलमन साइकिल या आरएसी में यूज करेंगे, इसी का नाम है ब्रेटन साइकिल का। अगर ब्रेटन साइकिल को ब्रेटन साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, जूल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, और जूल साइकिल भी क्या बोलते हैं, बेल कॉलमन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेल कॉलमन साइकिल बोलते हैं। ठीक है। 177, लीस्ट एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, सबसे कम साइकिल एफिशिएंसी किसकी होगी, सबसे कम एफिशिएंसी हमेशा ऑटो साइकिल की होगी। ये दोनों क्या है, ये सबकी एफिशिएंसी क्या है, 100% है। सबके सब क्या है, अभी हम बात करेंगे रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, तो इससे और इनकी एफिशिएंसी 100 से तो कम ही रहेगी। ठीक है। 178, जूल साइकिल हीट रिजेक्ट, अभी हमने बात करी। अगर जूल साइकिल की बात करें तो ये मेरे पास 1 2 3 4, यहाँ से हीट आ रही थी, यहाँ से हीट जा रही है। अब दोनों में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, हीट रिजेक्ट एट कांस्टेंट प्रेशर। बात खत्म हो गई। यहाँ तक इतना नोट करिए, इतना नोट करते चलिए। चलिए 179, साइकिल नॉट कंसिस्टिंग ऑन ए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये भी काम करता है, ये भी काम करता है, स्टर्लिंग साइकिल भी काम करता है, लेकिन ब्रेटन नहीं करता। तो आंसर क्या होगा, ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल नहीं कर रहा है, बाकी तो सब तो कर रहे हैं, यही होगा आंसर, ब्रेटन साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट है कार्नोट साइकिल, द प्रोसेस कैरी एक्सट्रीमली स्लो स्पीड। तो कार्नोट साइकिल कैरी स्लो स्पीड किसमें होती है, हमने बोला कि स्लो जो है स्पीड जो होगी वो आइसोथर्मल में होगी, और फास्ट स्पीड जो होगी वो एडियाबैटिक में होगी, एडियाबैटिक एंट्रोपी कांस्टेंट। तो क्या हो गया, स्लो की बात कर रहा है तो आइसोथर्मल लगा दीजिए आंख बंद करके। ठीक है। चलिए 181, लीस्ट एफिशिएंसी ऑफ, भाई लीस्ट का मतलब ऑटो साइकिल इसी होगी। बाकी ये तीनों क्या है, 100% एफिशिएंसी, और तीनों क्या है, रिवर्सेबल साइकिल है। तीनों क्या है, रिवर्सेबल साइकिल है, तो इनकी एफिशिएंसी तो भाई कम होगी, इससे ऑटो तो भाई क्या होगा, कुछ ना कुछ कम होगा। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? 182, कह रहा है डुअल साइकिल टू आइसोथर्मल एडियाबैटिक एंड। डुअल साइकिल पहले बना लो, डुअल साइकिल होता क्या है पहले ये देखो। डुअल साइकिल कुछ इसी के तरह होता है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ठीक, ये मेरा पीवी ग्राफ है, यहाँ से हीट इन होगी, यहाँ से हीट होगी, यहाँ से हीट आउट होगी। यानी कि ये दो हो गए, दो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गए, यहाँ से दो, सॉरी एक प्रेशर कांस्टेंट, एक एक प्रेशर कांस्टेंट हो गया, दो एडियाबैटिक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड वन कांस्टेंट प्रेशर, ये यही हो जाएगा। ठीक है। 182, ठीक है। 183 कह रहा है फॉर सेम कवर रेशियो एफिशिएंसी डुअल साइकिल
एफिशिएंसी डुअल कॉम्बिनेशन साइकिल कंपेयर द ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल की अगर मेरा सेम कंपेरेटिव रेशियो है, जब भी ये बात लिखी हुई सेम कंपेरेटिव, ये टॉपिक ये रह गया है, efficiency for auto is greater than efficiency of the dual, efficiency of sorry diesel और efficiency of dual, ये ध्यान रखिएगा तब तक, ठीक है। ये रेशियो होता है। नेक्स्ट है और सेम कंप्रेशन रेशियो एफिशिएंसी ऑफ डुअल कॉम्बिनेशन साइकिल कंपेयर टू द डीजल साइकिल। तो अब देख लो यहाँ पे क्या है, मोर होगी। जब भी लिखा हो सेम कमर रेशियो तो ये कंडीशन आपकी रहनी रहनी है, ठीक है। 185 इस साइकिल क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन वर्किंग ऑन, भाई क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन किस पे काम करती है, किस पे काम कर रही है, रैंकिन साइकिल पे काम कर रही है, ठीक है। और कौन सा दूसरा होगा, जूल साइकिल, ठीक है। सॉरी रैंकिन नहीं होगा, जूल साइकिल होगा, क्योंकि रैंकिन साइकिल तो दूसरा है ना, स्टीम साइकिल गैस टर्बाइन काम कर रही है ना, तो गैस टर्बाइन काम करके किस करती है, जूल साइकिल, ठीक है। 186 द आइडियल एफिशिएंसी ऑफ सिंपल गैस टरबाइन साइकिल डिपेंड ऑन, इस पर डिपेंड करती है, प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करती है। आरपी होता है प्रेशर रेशियो P2 डिवाइड बाई P1, इस पर डिपेंड करती है, इसको बोलते हैं प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो जब हम गैस टरबाइन पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ पाएंगे, ठीक है। 187 फॉर ए सिंपल गैस टरबाइन साइकिल द वर्क रेशियो डिपेंड ऑन, इस पर डिपेंड करेगा, सब पे करेगा, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और प्रेशर रेशियो सब पे डिपेंड करता है। कैसे करता है ये डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है। 188 द रीजनरेटिव साइकिल द पार्ट ऑफ द स्टीम विद drawn from the gas turbine from turbine and use the heating, तो वो क्या करता है, अगर हम रीजनरेटिव का काम क्या है, रीजनरेटिव का काम है फीड वाटर को लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना, चेंज नहीं करना, फेस नॉट फेस चेंज, फेस चेंज नहीं करना है, सिर्फ उसको बॉयल करना है, ठीक है। नेक्स्ट 189 कहना है वंडर वाली इक्वेशन, वंडर वाली इक्वेशन क्या थी आपकी, क्या था भाई, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी का इंप्लीमेंट ही तो है वंडर वाली इक्वेशन, तो आपकी वंडर वाली इक्वेशन क्या है, ये वाली है, पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, बी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 190 वंडरवाल इक्वेशन, वंडरवाल इक्वेशन हमारा हर रूट में होती है, 3 रूट में बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ए। चलिए क्वेश्चंस को यहीं तक रखते हैं, बाकी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, बाकी कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, सेशन अभी यहाँ एंड कर सकते हैं। कल हम फिर लाइव मिलेंगे ठीक शाम को 7 बजे। जो भी आपके साथ के स्टूडेंट हो उनको बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ क्लासेस चल रही हैं, आप प्रॉपर ज्वाइन करिए, आपको बेनिफिट्स मिलेगा। आप एसएससी कर रहे हैं चाहे किसी अदर कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, आपको सारे कंपटीशन के लिए बेनिफिट्स यहाँ मिलने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं बेटा कल नेक्स्ट दिन सेम टाइम पर शाम को 7 बजे मुलाकात होती है। थैंक यू। चलिए गुड नाइट फॉर एवरीवन।